अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं शिराज़ काज़मी। आज के मौज़ू का इंतख़ाब इसलिए किया गया है कि मौजूदा हालात के तनाज़ुर में ये टॉपिक बहुत अहमियत का हामिल है। बहुत अरसा से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के इदारों, ख़ास तौर पे फ़ौज, दीगर इंटेलिजेंस इदारों के हवाले से एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। ये मुहिम पहले तो सिर्फ़ ज़बानी कलामी, लोगों की गुफ्तगू, गपशप और इनफ़रादी ख़यालात तक महदूद थी, लेकिन अब इस मुहिम ने एक मुनज़्ज़म शक्ल इख्तियार कर ली है। ये मुहिम अब ज़ाती ख़यालात से निकलकर सोशल मीडिया और कुछ हद तक मेन स्ट्रीम मीडिया तक भी पहुँच चुकी है। और इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया साइट्स पर ऐसे पेजेस और ग्रुप्स सरगर्म अमल हैं जो इंटेलिजेंस इदारों और फ़ौज के ख़िलाफ़ झूठ पर मबनी पर प्रोपेगेंडा मवाद शेयर करने में मशगूल हैं। इसमें से कुछ मवाद तो मुकम्मल झूठ पर मबनी होता है और इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन कुछ मवाद ऐसा भी होता है जिसमें हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ के उसकी असल हकीकत को मस्ख़ करके और सच्चाई को छुपाकर अपनी मर्ज़ी का मफ़हूम देकर बयान किया जाता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि तस्वीर का मस्बत पहलू भी मनफी बनकर सामने आता है। और ये प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर मौजूद नौजवान नस्ल के जहनों को टारगेट करने के लिए किया जाता है, ताकि उनके सामने पाकिस्तान फ़ौज को ज़ालिम, गासिब और बुराइयों की जड़ बनाकर पेश किया जा सके। इस प्रोपेगेंडा के नतीजे में नौजवान नस्ल के कच्चे जहनों के साथ साथ मगरबी तहज़ीब से मुतासिर लोग भी जल्दी ज़ेर दाम आ जाते हैं और पाकिस्तान आर्मी और इंटेलिजेंस के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। अपने ही मुहाफ़िज़ उनको लुटेरे और दुश्मन लगना शुरू हो जाते हैं। इस प्रोपेगेंडे के लिए सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर लिबरल नाम की एक मखलूक भी काफ़ी इस्तेमाल होती है। ये लिबरल्स बज़ाहिर तो बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात करते नज़र आते हैं, लेकिन बुनियादी इंसानी हकूक़ की आड़ में ये लोग मजहबी, सियासी और सिक्योरिटी कवानीन को तनकीद का निशाना बनाते और उन पर हमले करते नज़र आते हैं। ये लिबरल, ये मोमबत्ती माफिया अपनी अपनी NGOs बनाकर इनके नाम पर फ़ॉरेन फंडिंग बटोरते हैं। ये फ़ंडिंग बज़ाहिर तो तालीम के लिए, सेहत और इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाली NGOs के मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स के लिए होती है, लेकिन दर हकीकत इस फ़ंडिंग का बहुत बड़ा हिस्सा इन लोगों के लिए होता है जो मुख्तलिफ़ मकामात पर बैठ कर रियासत और इदारों के ख़िलाफ़ सरगर्म अमल होते हैं। और जब कभी इन NGOs के सरकर्दा अफराद से इस फंडिंग का सोर्स और मकसद जानने और ऑडिट करके रकम की तकसीम का खोज निकालने की कोशिश की जाती है और मामलात को मशकूक होने की सूरत में इन अफराद को हिरासत में लिया जाता है, तो ये अफराद और इनके कारिंदे शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि समाजी रहनुमा और इंसानी हकूक़ के फ़लाँ फ़लाँ अलमबरदार को इदारों पर तनकीद करने की पादाश में एजेंसियों ने अगवा कर लिया है। हालांकि हक़ाइक़ ये होते हैं कि ये लोग अपनी सरगर्मियों को शफ़ाफ साबित नहीं कर पाते, इसलिए इनको हिरासत में लिया जाता है। मसला यह है कि इदारे अपने हर काम की तफसील खुलकर बयान नहीं कर सकते और इनकी इसी प्रोफेशनल मजबूरी का फ़ायदा उठाकर ये हमारी सफ़ों में मौजूद हमारे मुल्क दुश्मन अनासिर फ़ॉरेन फंडिंग पे पलने वाली ये काली भेड़ें मन चाहा प्रोपेगेंडा करके मजलूमियत और मासूमियत का ढोंग रचाकर आम लोगों की राय को रियासत और इदारों के ख़िलाफ़ करने में कामयाब हो जाती हैं। नतीजा ये निकल रहा है कि आज की नई नस्ल फ़ौज के हर कदम को शक की नज़र से देख रही है। इस प्रोपेगेंडे को 5th जनरेशन वॉर करार दिया जा रहा है। दुनिया भर की पाक फ़ौज मुखालिफ एजेंसियों और फ़ौज ने 1st, 2nd, 3rd और 4th जनरेशन में पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ नाकाम होने के बाद ये 5th जनरेशन वॉर शुरू की है कि अवाम को अपनी ही फ़ौज के ख़िलाफ़ कर दिया जाए। जब ये फ़ौज देखेगी कि जिनकी खातिर हम अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं वही लोग हमें गालियाँ दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर बुरा भला कह रहे हैं, तो उस फ़ौज का मोराल खुद ब खुद ही डाउन हो जाएगा और मोराल डाउन होने के बाद पाक फ़ौज की कारकर्दगी बज़ाहिर तो वैसी नहीं रहेगी और फ़ौज को हराना निस्बतन आसान हो जाएगा। इसीलिए 5th जनरेशन वॉर और इस प्रोपेगेंडा मुहिम पर बहुत ज़ोर शोर से काम जारी है और इस प्रोपेगेंडा में पाकिस्तान के तकरीबन हर शोबे से लोगों को ख़रीद कर हमनवा बनाया गया है। सियासत हो, सहाफ़त हो, वकालत हो, अदालत हो, ब्यूरोक्रेसी हो या ख़ुद फ़ौज, हर शोबे से काली भेड़ों को ख़रीद कर अपने एजेंडे पर लाया गया है। इसके बदले इनको भारी रकूम के साथ साथ दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक में सेटल करने का लालच भी दिया जाता है। ऐसे लोग अक्सर पाक फ़ौज और रियासत के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा झूठ और प्रोपेगेंडे के बाद चंद दिनों के लिए स्क्रीन से गायब हो जाते हैं और कुछ अरसे बाद मंजर आम पर आकर ये प्रोपेगेंडा करते नज़र आते हैं कि पाक फ़ौज पर तनकीद करने की वजह से इनको एजेंसियों ने अगवा कर लिया था और बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाकर कुछ दिन बाद धमकियाँ देकर छोड़ दिया गया। इस झूठ की बुनियाद पर ये लोग दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में असाइलम अप्लाई करते हैं और बहुत आसानी से वहाँ की शरीयत हासिल करके डॉलर्स और पाउंड के बदले में इन मुल्कों में बैठकर पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाते हैं। अगवा के ड्रामे की वजह से आम आवाम उनको मज़लूम और फ़ौज को वाकई ज़ालिम समझती है और इन सो कॉल्ड लिबरल्स का मकसद भी पूरा होता रहता है। ऐसे दर्जनों अफराद की मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं जो इस वक्त अमेरिका में, कनाडा में, बेल्जियम में,
जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस, दीगर यूरोपीय ममालिक में बैठकर रियासत पाकिस्तान और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर पेजेस और चैनल्स चला रहे हैं। और पाकिस्तान के चंद नाम नहाद नन्हे मुन्ने से लिबरल्स इन बाहर बैठे हुए लिबरल्स को आइडियलाइज़ करते हैं और इन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अब इसी प्रोपेगेंडे का जवाब देने के लिए चंद बातों को, चंद मिसालों को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा और महदूद दायरे में रहते हुए बिना ज़्यादा तफसील में जाए इन इल्ज़ामात का जवाब भी देना चाहूँगा। इन इल्ज़ामात में एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम दिफाई बजट के हवाले से है। दिफाई बजट मुख्तस करने की तनकीद, बिला वजह की बहस, पाक फ़ौज के अफसरान की पुरतायुश तर्ज़ ज़िंदगी के बारे में बहुत सी खराफात और बहुत सी क़यास आराइयाँ सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं। ये गलत फहमियाँ और झूठ उसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा है जिसका मकसद पाकिस्तानी अवाम के जहनों को आलूदा करना है ताकि फ़ौज और अवाम के दरमियान दरार डाली जा सके। इन इल्ज़ामात और झूठे प्रोपेगेंडे का सद्देबाब करने के लिए इनके मुतालिक अबहाम को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। दिफाई बजट और पाक फ़ौज के अखराजात की तफसील के लिए एक मुकम्मल वीडियो इंशाल्लाह मैं अलग से करूँगा, जिसमें दिफाई बजट से मुतालिक झूठ के पलंदे का तफसील से हम पोस्टमार्टम करेंगे। फ़िलहाल चंद आम इल्ज़ामात और उनका जवाब आप लोगों की पेश खिदमत है। इल्ज़ाम नंबर 1, पूरी फ़ौज के अफसरान जनरल्स बनकर अवाम के पैसे पर अय्याशी करते हैं। इसका जवाब यह है कि 10% से ज़्यादा अफसरान ब्रिगेडियर यानी 1 स्टार जनरल के रैंक तक नहीं पहुँचते, यानी बुनियादी पे स्केल 20 जिसे हम 20वां ग्रेड कहते हैं उस तक भी नहीं पहुँचते, इससे पहले ही रिटायर हो जाते हैं। जबकि इसके मुकाबले में सिविल इदारों के तकरीबन 70% के करीब अरकान ग्रेड 20 तक पहुँचकर रिटायर होते हैं। पूरी फ़ौज में से सिर्फ 2% के करीब अफसरान मेजर जनरल रैंक तक यानी 2 स्टार जनरल के रैंक तक पहुँच पाते हैं और इससे मज़ीद कम यानी 0.4% लेफ्टिनेंट जनरल यानी 3 स्टार जनरल के रैंक तक पहुँच पाते हैं। और ये तरक्की वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पेशा वराना सलाहियतों के बिना पर हासिल करते हैं। इस तरक्की में उनकी काबिलियत का बहुत अमल दखल होता है और काबिलियत का अमल दखल ना होता तो फिर कमीशन हासिल करने वाला हर जवान ही ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल सब ओहदों पर पहुँच पाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। इल्ज़ाम नंबर 2, फ़ौज में सिर्फ बड़े फ़ौजी अफसरान के बच्चे ही आला ओहदों तक पहुँचते हैं, गैर फ़ौजी ख़ानदान के बच्चे अहम पोस्टों तक नहीं पहुँच पाते। ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है। फ़ौज में तरक्की का ख़ानदानी पस मंज़र से कोई लेना देना नहीं होता। जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है कि एक जर्नल का बेटा ही सिर्फ जर्नल बन सकता है, जबकि हकीकत यह है कि आज तक किसी जर्नल का बेटा आर्मी चीफ़ नहीं बना। लेकिन जनरल मुशर्रफ, जनरल जहांगीर करामत, जनरल वहीद काकड़, जनरल असलम बेग, जनरल ज़ियाउल हक और बहुत सारे ऐसे अफसरान हैं जो जर्नल के ओहदे, इवन के आर्मी चीफ़ के ओहदे तक भी पहुँचे हैं। इनके वालिदैन का अस्करी शोबे से कोई ताल्लुक़ नहीं था। यहाँ जर्नली विरासत में नहीं मिलती, सियासत और सियासी पार्टियों की सरबराही विरासत में मिलती होगी। हजूर वाला ये फ़ौज है। यहाँ तो आर्मी चीफ़ का बेटा भी अगर कमीशन हासिल कर ले तो उसे भी ट्रेनिंग के तमाम मराहिल से गुजरना पड़ता है। उतना ही रगड़ा लगता है जितना किसी आम कैडेट को लगता है। उन्हीं मराहिल से गुजर कर तरक्की मिलती है जिन मराहिल से गुजर के उसके बाप को तरक्की मिली थी। यहाँ आर्मी चीफ़ एक वसीयत के ज़रिए अपने बेटे को या अपने ख़ानदानी नाम की बदौलत अपने बेटे को पूरी फ़ौज के ऊपर मुसल्लत नहीं कर सकता। इल्ज़ाम नंबर 3, फ़ौजी अफसरान पानी, बिजली, गैस वगैरह फ्री में इस्तेमाल करते हैं और बिल अदा नहीं करते। एक और झूठ, फ़ौजी अफसरान से तमाम किस्म के यूटिलिटी बिल्स चार्ज किए जाते हैं। बाकायदा बिल आते हैं और उनकी अदायगी की डेडलाइन भी होती है। लेट अदा होने की सूरत में फ़ाइन भी होता है और उनकी अदायगियों के बाद पूरी यूनिट या कैंट की टोटल बिजली, गैस और पानी के मजमूई बिल की अदायगी मुतलका महकमे को की जाती है। इल्ज़ाम नंबर 4, फ़ौज टैक्स अदा नहीं करती बल्कि आवाम के टैक्स के पैसों पर पलती है। ये एक और झूठ है। फ़ौज के तमाम अफसरान से इनकम टैक्स की अदायगी तनख्वाहों से कटौती की सूरत में की जाती है, यानी तनख्वाह अकाउंट में ट्रांसफ़र होने से पहले ही टैक्स काट लिया जाता है। तनख्वाह मिलती बाद में है और टैक्स पहले कटता है, और ये टैक्स 1 साल में से 2 माह की तनख्वाहों के बराबर है। रही बात टैक्स के पैसों पर पलने की, तो हर सरकारी मुलाजिम को तनख्वाह आवाम के टैक्स के पैसों से ही मिलती है। ये कोई नई बात तो नहीं है। ज़रा हिम्मत करें और ये बात करने वाले अपने इलाके के SHO से जाकर पूछें कि तुम हमारे टैक्स के पैसों पे पलते हो, फिर देखें क्या होता है, समझ आ जाएगी आप लोगों को। इल्ज़ाम नंबर 5, फ़ौजी अफसरान को मुफ्त फ़ौजी सरकारी रिहाइश गाहें फ़राहम की जाती हैं। हर सरकारी इदारे के मुलाजमीन की तनख्वाहों में हाउस रेंट के नाम से एक अलाउंस होता है, यानी अगर आम सरकारी मुलाजिम को रिहाइश गाह ना दी जाए तो हाउस रेंट की मद में पैसे दिए जाते हैं। फ़ौज में इसका बिल्कुल उलट होता है। यहाँ अगर फ़ौजी अफसर को सरकारी रिहाइश अलाट हो जाए तो उसे तनख्वाह में मकान का किराया नहीं मिलता, यानी वही हाउस रेंट अलाउंस काट लिया जाता है।
इस तरह दोनों तरफ से हिसाब बराबर रहता है। वहाँ हाउस नहीं है तो हाउस रेंट मिल रहा है, यहाँ हाउस है तो हाउस रेंट नहीं मिल रहा, बात तो बराबर है। इल्ज़ाम नंबर 6, फ़ौजी अफसरान सरकारी वसाइल ख़ास तौर पर गाड़ियों को ज़ाती इस्तेमाल में लाते हैं। इसका जवाब यह है कि ब्रिगेडियर से कम रैंक का कोई भी अफसर सरकारी गाड़ियाँ रखने का मजाज नहीं है और सरकारी गाड़ियों का निजी तौर पर इस्तेमाल भी मना है। हर महकमे में ऐसा होता है कि हमने तो इवन पुलिस की गाड़ियों को कुर्बानी के जानवर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हुए भी देखा। इल्ज़ाम नंबर 7, फ़ौजी अफसरान को रिटायरमेंट के बाद आर्मी हाउसिंग स्कीम में मुफ्त घर दिए जाते हैं। एक और झूठ, फ़ौजी अफसरान अपनी सर्विस के आगाज़ से ही आर्मी हाउसिंग स्कीम के मेंबर बन जाते हैं और फिर सर्विस के दौरान इनकी तनख्वाहों से स्कीम के मुताबिक रकम माहाना तौर पर काटी जाती है। इनकी रिटायरमेंट पर एक 3 कमरों का अपार्टमेंट इनको अपनी पेंशन और रिटायरमेंट फ़ंड का एक बड़ा हिस्सा अदा करने के बाद अलाट किया जाता है। पहले की तरह मुकम्मल घर नहीं मिलते, सिर्फ अपार्टमेंट मिलते हैं। इल्ज़ाम नंबर 8, DHA में फ़ौजी अफसरान को मुफ्त प्लाट बांटे जाते हैं। इसका जवाब यह है कि DHA में प्लाट भी बतौर सर्विस बेनिफिट सिर्फ अच्छे डिसिप्लिन वाले आर्मी ऑफिसर्स, JOCs या शहदा के ख़ानदानों को अलाट किए जाते हैं। सारे अफसरान को नहीं बांटे जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ शहदा के ख़ानदानों को उनके फ़र्द की जान की कुर्बानी के एतराफ़ में प्लाट देकर उनकी कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश किया जाता है। इसके अलावा बाकी सब को रिटायरमेंट के बाद भी किस्तों में ज़मीन की कीमत अदा करना पड़ती है। इन किस्तों में सिर्फ और सिर्फ तरक्याती चार्जेस छोड़े जाते हैं, बाकी मुकम्मल कीमत वसूल की जाती है। इल्ज़ाम नंबर 8, फ़ौजी अफसरान को रिटायरमेंट के बाद सरकारी ज़मीनें अलॉट की जाती हैं। यहाँ फिर बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, जिससे हकीकत कुछ और है और वो सामने किसी और तरीके से आती है। हकीकत यह है कि फ़ौज के तमाम अफसरान को ज़राए ज़मीन अलॉट नहीं की जाती, सिर्फ शहदा के अहले खाना और ऐसे अफसरान और सिपाहियों को दी जाती है जो किसी भी ऑपरेशन के दौरान ज़ख्मी होने की बिना पर माजूरी या किसी किस्म की बीमारी का सामना कर रहे हैं, या फिर कुछ सीनियर अफसरान को उनकी आला खिदमात के अतराफ़ के तौर पर अलॉट की जाती हैं। और ज़्यादातर ये ज़मीनें शहरी इलाकों से दूर होती हैं, यानी कीमती ज़मीनें नहीं होती। कभी कभार ऐसा होता है कि शहर की एक्सपेंशन की वजह से ये ज़मीन कीमती हो जाती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। इल्ज़ाम नंबर 10, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट में फ़ौजियों को दोबारा मुलाजमतें देकर दोबारा तनख्वाहें देनी शुरू कर देते हैं। इस इल्ज़ाम में फिर हक़ाइक़ को गलत अंदाज में पेश करके अपनी मर्ज़ी का रंग दिया जा रहा है। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा है जो कि हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स अदा करता है। इस इदारे में फ़ौज से 44-45 साल की उम्र में रिटायर होने वाले 90% अफसरान को दोबारा मुलाजमत दी जाती है। इसके बरक्स अगर हम सिविल इदारों को देखें, सिविल महकमे में मुलाजमीन को 60 साल की उम्र से पहले रिटायर नहीं किया जाता। इल्ज़ाम नंबर 11, फ़ौजी अफसरान सिर्फ FA पास होते हैं। ये बहुत अहम इल्ज़ाम है। ये FA पास लोग इतनी भारी तनख्वाहें और मराहत कैसे वसूल कर सकते हैं? इस इल्ज़ाम का जवाब देने से पहले मैं एक और सवाल भी करना चाहूँगा। अगर पाकिस्तान की तारीख़ में हम उठा के देखें तो ऐसे ऐसे वज़ीर भी मौजूद रहे हैं जो FA तो क्या मैट्रिक पास भी नहीं थे, लेकिन इदारों के वज़ीर बनकर कौमी ख़जाने का करोड़ों अरबों का नुकसान करते रहे। वहाँ ये सवाल कभी नहीं पूछा गया। क्यों? वहाँ क्यों नहीं पूछा गया? लेकिन खैर, फ़ौजी अफसरान के बारे में गलत फ़हमी बहुत फैलाई जाती है कि ये सिर्फ FA पास होते हैं। फ़ौज के तमाम अफसरान के लिए ग्रेजुएशन ज़रूरी है। वो मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होने के 2 साल के अंदर अंदर ग्रेजुएशन यानी BS की डिग्री हासिल कर लेते हैं। BS का ये प्रोग्राम 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। बेसिकली ये 4 साल का प्रोग्राम है। इसका जो पहला हिस्सा है वो पहले PMA के 2 साल में और बाकी सर्विस के पहले 2 साल में मुकम्मल किया जाता है। इसके अलावा कुछ टेक्निकल शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान को इंजीनियरिंग की मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स में मुल्क की चोटी की जामियात, चोटी की यूनिवर्सिटीज़ से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री करवाई जाती है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ मुल्की और गैर मुल्की कोर्सेज़, कमांड एंड स्टाफ कॉलेज और आला तालीम के लिए नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से MS की डिग्री भी हासिल की जाती है। बाकी दुनिया भर में पाक फ़ौज के अफसरान की पेशा वराना सलाहियतों और महारत की दाद दी जाती है। लिहाजा ये सब किसी FA पास के बस की बात नहीं है। आलमी और कौमी मंजरनामे पर हर फोरम पर पुरएतमाद होकर मुल्क की नज़रियाती असास का दिफा किया जाता है और ये कोई FA पास शख्स नहीं कर सकता। इल्ज़ाम नंबर 12, फ़ौज और सिविल लोगों में नफ़रत को बढ़ावा देने के लिए एक और मज़मूम और घटिया इल्ज़ाम पाक फ़ौज पर लगाया जाता है कि फ़ौज आम लोगों को कमतर समझती है और उनके लिए ब्लडी सिविलियन की इस्तिलाह इस्तेमाल करती है। हकीकत यह है कि फ़ौज में ब्लडी सिविलियन जैसा जुमला बोलने की किसी को ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आज की पाक फ़ौज में 90% से ज़ायद वो हैं जिनके वालिदैन सिविलियन हैं,
जो बाकी 10% फ़ौजी घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें अपने साथियों और दोस्तों के जज्बात और ख़ानदानी पस मंज़र का बखूबी अंदाज़ा है, और वो फ़ौजी डिसिप्लिन और तरबियत की बिना पर ऐसी बदअखलाक़ी करने का सोचते भी नहीं। हाँ, इनफरादी तौर पे किसी निजी महफ़िल में कोई बीमार ज़हन का एक आधा अफ़सर ऐसी कोई बात कह दे तो और बात है। ऐसे 2-4 बीमार ज़हन तो हर इदारे में होते हैं। वैसे भी किसी इनफरादी फ़ेल को बुनियाद बनाकर पूरे इदारे को गालियाँ देना एक और तरह की बीमार ज़हनियत की निशानी है, जैसा कि वो कर्नल की बीवी वाले वाक़ये में किया गया था। इल्ज़ाम नंबर 13, फ़ौज जो मर्ज़ी कर ले, जितनी मर्ज़ी करप्शन कर ले, कोई सज़ा नहीं मिलती, सारी सज़ाएँ सिर्फ सिविलियंस के लिए हैं। हर बड़े इदारे की तरह फ़ौज में भी कभी कभार ऐसी काली भेड़ें, ऐसे लोग शामिल हो जाते हैं जो अपने ज़ाती फ़ेल की बिना पर इदारे के लिए भी बायस तशवीश और बायस ज़िल्लत बन जाते हैं। सिविल इदारों के बरक्स, जहां पाकिस्तान सिविल सर्विस के अफसरान को नौकरी से बर्खास्त करने की कोई मिसाल नहीं मिलती, या अगर ऐसी हैं भी तो बहुत कम कोई मिसालें मौजूद हैं। पाक फ़ौज ने अपनी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बिना पर हालिया कुछ सालों में 200 से ज़्यादा अफसरान को सख्त सज़ाएँ भी दी हैं और नौकरियों से भी बर्खास्त किया है। जराइम जैसा कि ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल करना, करप्शन, फ़ौज में ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है, मगर इदारे के वक़ार को मलहूज़े ख़ातिर रखते हुए इन सज़ाओं की अवामी सतह पर तशहीर नहीं दी जाती। इसलिए फ़ौज की सज़ाओं के बारे में आप लोगों को पता नहीं चलता, और प्रोपेगेंडा एजेंट्स को ये झूठ फैलाने का मौका मिल जाता है कि सारी सज़ाएँ सिविलियंस के लिए होती हैं, फ़ौजियों को सज़ाएँ नहीं मिलती। भाई साहब, फ़ौजियों को जब सज़ाएँ मिलती हैं ना, तो वो हाथ लहराकर और विक्ट्री के निशान बनाकर मीडिया के सामने ये नहीं बोल सकते कि मुझे सियासी और ज़ाती इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। सज़ाएँ फ़ौजियों को भी मिलती हैं। इल्ज़ाम नंबर 14, फ़ौजी इलाकों में लोड शेडिंग नहीं होती, सिविल वसाइल भी फ़ौजियों को दे दिए जाते हैं, इसलिए फ़ौजियों को आम लोगों की तकालीफ़ का अंदाज़ा नहीं होता। जनाब, पाक फ़ौज और इसके अफसरान और जवान इसी धरती के बेटे हैं, अपने मुल्क की मजमूई सूरत हाल और मसाइल से बखूबी वाकिफ़ भी हैं और इन मसाइल का सामना भी करते हैं। बिजली और गैस की लोड शेडिंग हो या कोरोना के बायस लॉकडाउन हो, इन सब का फ़ौजी छावनियों पर बराबर का निफाज किया जाता है। हाँ, जो ज़रा ज़्यादा हसास इलाके हैं, वहाँ की सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ की बिजली की लोड शेडिंग नहीं की जाती। बिल्कुल इसी तरह सिविल इलाकों में भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ और दीगर हसास इलाके ऐसे हैं जहाँ लोड शेडिंग नहीं होती, लेकिन फ़ौजियों के रिहायशी इलाकों में बिजली और गैस की बंदिश के मसाइल भी होते हैं। इल्ज़ाम नंबर 15, फ़ौजी अपने इलाकों को बहुत अच्छा डिसिप्लिन और वहाँ की सफाई वगैरह का ख्याल रखते हैं। हर किस्म की मेंटेनेंस रखी जाती है, जबकि बाकी सारे मुल्क में गंद बिखरा होता है। सारे सिविल इदारे फ़ौज ने तबाह कर दिए हैं, सारे वसाइल फ़ौज खुद ले जाती है, सिविल इदारों के लिए कुछ नहीं बचता। और भाई को अकल को हाथ मारें, इसमें फ़ौज का कसूर कहाँ से आ गया? क्या फ़ौज गन पॉइंट पर सिविलियन इदारों को काम करने से रोकती है? ये सवाल आप अपने सिविल इदारों से और इन मुंतखब नुमाइंदों से करें, जिनको आप जमहूरियत के नाम पे अपने और अपनी नस्लों के ऊपर मुसल्लत करते हैं। फ़ौजी छावनियों में नज़र आने वाली सफाई और नज़्म व नस्क की वजह इजाफ़ी वसाइल नहीं है, बल्कि आला तंजीम और हुक्काम आला की निगरानी और तवज्जो है। फ़ौज में जिसकी जो ड्यूटी होती है वो अदा करता है, अगर काम करने का मूड ना भी हो तो भी करना पड़ता है। पता है कि काम करेंगे तो जान छूटेगी। सिविल इदारों की तरह नहीं कि सुबह दफ्तर गए, सारा दिन एसी में बैठे, ठंडी हवाएं लीं, कोलीग्स के साथ गप्पें मारी, शाम को घर आ गए और आके एतराज़ात उठाने शुरू कर दिए। इन हरकत की वजह से, चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से सिविल मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस में अफरादी कुव्वत होने के बावजूद कारकर्दगी का फुकदान नज़र आता है। आज की इस वीडियो में हमने बात की है फ़ौज और इंटेलिजेंस इदारों से मुताल्लिक़ कुछ आम प्रोपेगंडे की, जो मुल्क दुश्मन कुव्वतें फैलाती रहती हैं। अगली आने वाली वीडियोज़ में दो और इल्ज़ामात, यानी एक इल्ज़ाम फ़ौज 80% बजट खा जाती है और दूसरा इल्ज़ाम कि फ़ौज कारोबार करके सारे कारोबारी सेक्टर्स पर कब्ज़ा कर चुकी है। इन दो मौज़ूआत पर प्रोपेगंडे का तफसीली जवाब इंशाल्लाह दिया जाएगा। इस सिलसिले में भी हम रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च हमारी जारी है। जल्दी आपको इन मौज़ूआत पर वीडियोज़ देखने को इंशाल्लाह मिलेंगी बशर्ते ज़िंदगी। इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगले वीडियो।